सर यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि नए बजट में गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पे टैक्स कम करने की तजवीज़ के बारे में ख़बरें आ रही हैं। गाड़ियों पर 15 से 90% तक ड्यूटी में जो है कमी का कहा जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है 20% कमी होगी उस पे पार्ट्स पे। तो क्या वाकई ही गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं? तो एक तो हम बहुत अरसे से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक कस्टम्स ड्यूटी है, फिर एक एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी है और एक रेगुलेटरी ड्यूटी है। ये जो दो बाकी हैं आरडीज और एसीडीज यानी कि एडिशनल और आरडीज जो हैं, ये तो हम तब लगाते हैं कि कोई ज़रूरत हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां इंपोर्ट्स पे कदगन लगानी हो। 2008-9 के बाद बदतदरीज ये लगती रही और इससे जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो बहुत पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो गया है। इसकी वजह से रॉ मटेरियल हो या दूसरी ऐसी अशिया जो आनी चाहिए पाकिस्तान में फॉर एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, वो हम इन स्ट्रक्चर्स में ले आए हैं। तो एक तो ये बात बड़ी क्लियर है, 20% तक तो कस्टम्स ड्यूटी है, वो भी कम होने की गुंजाइश है। तो पूरा जो टैरिफ का रिफॉर्म है वो बड़े अरसे से, और मैं गवर्नमेंट में भी ये कहता रहा हूं कि हमें इसको रीथिंक करने की जरूरत है। बहुत टाइम लगता है शायद इन चीज़ों को सिमर थ्रू करने में, यानी कि प्रॉपरली पकने में, पर अब ऐसा लग रहा है कि विद द एडवाइस ऑफ द आईएमएफ पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। गाड़ियों में चूंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, एक चीज़ तो ये है कि चूंकि हमने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क एग्री किया हुआ है, तो मैं लोगों को बता देता हूं कि वो क्या है। वो ये है कि जो इस वक्त लेजिस्लेशन एक जाएगी, जो इस वक्त कमर्शियल इंपोर्टेशन ऑफ यूज्ड मोटर व्हीकल्स है, इनिशियली ओनली फॉर 5 years ओल्ड, सब्जेक्ट टू मीटिंग मिनिमम एनवायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसकी जो इजाजत है वो दे दी जाएगी। सो एक तो ये बात है जिसको हम करने जा रहे हैं। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल है गाड़ियों पे कीमतें बहुत कम नहीं होंगी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग, बट बदतदरीज बढ़ेंगे जरूर इस तरफ। बट जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है उसके टैरिफ स्ट्रक्चर में मेरा ख्याल एक खातिर खा तब्दीली जो है वो आप देखेंगे, और ये जो एसीडीज और आरडीज हैं ये बदतदरीज कम हो जाएंगी इवेंचुअली। आज से कुछ साल बाद जरूर जो गाड़ियों की इंपोर्ट की ड्यूटी है उसको भी कम कर दिया जाएगा, बट दैट ऑल डिपेंड्स कि हमारी तरह के मुल्कों में जहां पे एक्सपोर्ट बेस बहुत छोटी है। ये याद रखिए कि सबसे बड़ा मसला इंपोर्ट टू जीडीपी नहीं है, ये एक्सपोर्ट टू जीडीपी एक पाकिस्तान का सीरियस मसला है कि हम 9-10% से ऊपर नहीं जाते। जो हमारी इंपोर्ट टू जीडीपी है वो 20-25% के दरमियान रहती है, और $15 अरब तो उसमें से तेल ही है। सो हमें आगे अब इस तरह भी मूव करना है कि इस $15 अरब की जो हम तेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनसे कैसे निकलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो ईवी कार्स हैं और स्पेशली जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं, इस पे एक बजट में आपको इम्पेटस नजर आएगा, एक सब्सिडी नजर आएगी ताकि इसकी तरफ जाया जाए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बेस्ड फॉसिल फ्यूल से निकलकर कार्बन इम्प्रिंट को कम किया जाए। आई थिंक ये है एक बजट का खाका। अच्छा डॉक्टर साहब, फंड और पाकिस्तान इस वक्त भी डिस्कशन में है और अगले हफ्ते के एंड तक ये डिस्कशन फाइनल होगी, बट आई थिंक लार्जली इसी तरह का बजट आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं 13 अरब 92 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहने का अंदाज़ा है, जबकि आइंदा माली साल में यही ज़खायर जो हैं 17 अरब 68 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रहने का इम्कान है। तो आप क्या समझते हैं, इस मुआशी बेहतरी को इत्मीनान बख्श करार दिया जा सकता है? देखिए सर्टनली इसमें कोई शक नहीं है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसको इस तरह समझिए, अफरात ज़र जो पिछले 2 सालों में एवरेज 24 और 29% पे थी, आज मैं कंफर्टेबली कह सकता हूं कहीं 6-7% पे एवरेज करेगी। सो सबसे बड़ा जो मैक्रो स्टेबिलिटी का जुज़ जो लोगों को इम्पैक्ट करता है वो तो ऑफकोर्स अफरात ज़र में कमी है, और ये खातिर खा कमी है। दूसरा जो हमारा बैरूनी खसारा संभला और रेमिटेंसेस उसका एक बहुत बड़ा जोश थी जिसके वजह से वो संभला, प्लस चूंकि इंटरनेशनली तेल की कीमत में बहुत कमी आ गई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ऑयल बिल था वो बहुत कम हुआ, तो हमारा करंट अकाउंट का खसारा जो है संभल गया है, क्योंकि ये दोनों चीजों ने प्ले आउट किया है। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली मार्केट लिक्विड थी और स्टेट बैंक $10 अरब तक मार्केट से परचेज कर सकता था, और उसने किया भी है।
ये भी याद रखिए कि ये बोरोड फंड्स नहीं है जिसपे सारा कुछ ये बेस हुआ है, ये अच्छी मार्केट लिक्विडिटी है जिसने ये फराहम की अपॉर्चुनिटी। इस वक्त तकरीबन 13 अरब डॉलर के करीब खड़े हैं, 2.4 बिलियन अगर मैं ऐड कर लूं तो अगले 1.5-2 माह में जरूर ऐसा हो सकता है कि 13.5 और 14 अरब डॉलर के करीब खत्म करें। अगले साल भी इसी तरह का साल है, करंट अकाउंट संभला रहेगा, इंपोर्ट्स एक तरह से बढ़ेंगी बट इतनी नहीं बढ़ेंगी, अभी भी हम एक जिसे कहेंगे लो ग्रोथ एरा में ही चलते रहेंगे। इकोनॉमी में इसकी स्टेबलाइजेशन का इम्पेटस रहेगा और कोशिश ये की जाएगी कि एक्सपोर्ट में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर एनर्जी एफिशिएंसी पैदा करके। अब अगला साल जो है वो जरूरी इसलिए हो गया है बहुत पाकिस्तान के लिए ये काम करने के लिए क्योंकि स्टेबलाइजेशन तो आपने अचीव कर ली है। सो मैक्रो स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ। सो जो सफिशिएंट कंडीशन हैं वो आर द फॉलोइंग। क्या आप वाकई ही अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? क्या आप प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं? क्या आप एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को ठीक कर सकते हैं? क्या आप एनर्जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर सकते हैं? क्या आप बिजनेस में आसानी पैदा कर सकते हैं? क्या आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं? ये सारे जो जवाबात हैं इसके जो अभी हमने आपके सामने रखे हैं, इन सवालात के जो जवाब हैं वो अगर आपको पॉजिटिव में नजर आए अगले 1-1.5 साल में, तब आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी अचीव की थी जिसकी अभी हमने गुफ्तगू की है उसका आपने भरपूर फायदा उठाया। अच्छा डॉक्टर साहब, कहना पड़ेगा कि ये स्टेबिलिटी तो पिछली 2 दफा एक दिहाई में 2013 में भी और 2019 में भी हमने अचीव की थी, पर हम उसको लोगों की जो असल प्रॉस्पेरिटी है, जॉब क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ जॉब, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर ग्रोइंग, उसमें तब्दील नहीं कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अचानक से इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? वो पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की तारीफ भी कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सामने रखा है। देखिए, एक तो बात ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें से पाकिस्तान गुजरा है, फॉर एवरीवन इन द कंट्री उनको ये सोचना चाहिए कि वी हैव कम आउट एज अ मैच्योर नेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एज अ नेशन जिसने रिस्ट्रेंट भी दिखाई है, पर जब उसने अपनी मिलिट्री माइट को यूज किया है तो इट इज सेकंड टू नन, और जब अपनी एयर माइट को यूज किया है इट इज द बेस्ट इन द रीजन। अगर ये बात दुरुस्त है तो आपका वकार इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस बढ़ा है, और चूंकि आप खुद भी ये कहते हैं कि हम तिजारत करना चाहते हैं, एड के सिंड्रोम से निकलना चाहते हैं, और सदर ट्रंप जो हैं वो याद रखिए वो चूंकि एक टैक्टिकल किस्म के सदर हैं, वो एक ट्रांजैक्शनल नेचर में बिलीव करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ें साइड पे रख देंगे और आप अपनी न्यूक्लियर एसेट्स को जैसे पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट दिखाकर इसी तरह इस्तेमाल करेंगे और अपना रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर हम आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान ने तो ये प्रूव किया ना कि हमने रिस्ट्रेंट उस सुबह तक दिखाया जब तक आपने हमारे सिविलियन एंड मिलिट्री बेसिस पर अटैक नहीं किया था। अब तिजारत की एक गुंजाइश है जिसमें पहले तो जो 29% का टैरिफ है वो कम होना है, मेरा ख्याल है 5-10% रह जाएगा हम पे, 0 नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द वे दे आर थिंकिंग। फिर हम उनसे कुछ ज्यादा चीजें मंगवा सकते हैं, कॉटन है, सोयाबीन है, अगर कभी पीआईए बेहतर होके बिक गई तो एयरक्राफ्ट भी मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। हमने 90 की दिहाई में लिए भी हैं बोइंग उनसे 777 जब पाकिस्तान आए थे। और दूसरा जो उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या करते हैं, हम टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि हम आईएमएफ से छुटकारा कैसे पाएंगे? अब तो नाइजीरिया ने भी छुटकारा पा लिया। That's an extremely important question for Pakistan because हर दफा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान 24 बार आईसीयू के डॉक्टर के दर पे खड़ा हो। सो ये तो बात एक प्लीज क्लियरली समझ लीजिए कि ये एक आईसीयू का डॉक्टर है आईएमएफ, और आप 24वीं बार उसके पास गए हैं 77 साल हिस्ट्री में। सो आपने अपनी इकोनॉमी को चलाने में, अपने स्ट्रक्चर्स को ठीक करने में, अपनी एक्सपोर्ट्स को कंपिटिटिव बनाने में और अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करके ग्रो करने में कोई ना कोई खामी तो छोड़ी होगी। अगर आप आईएमएफ से निकलना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे आपको ये जो फॉलोइंग लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं इस पे काम करके दिखाना है।
बिजनेस की आसानियां पैदा करनी है, एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प करना है, पैदावारी सलाहियत प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो यील्ड्स को बेहतर करना है एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस के निज़ाम को नीचे लाना है ताकि पाकिस्तान में लोग कारोबार भी करें और सैलरीड लोग दुबई ना जाएं। सो पूरे टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाना है। औरतों को जो 23% है लेबर फोर्स का, उनको मेन स्ट्रीम करना है। जो फिजिकल फ्रेमवर्क की खामी है, यानी कि जो प्रोविंसेस को 17 सब्जेक्ट चले गए हैं, उनके पैसे तो चले गए हैं, उनके मतलब ऊपर से पैसे भी काटिए ना, मतलब वो काम भी ना करते जाइए, इनकम सपोर्ट को शेयर कीजिए। सो एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट देने, अगर तो आप ये सब काम कर पाए तो मैं कह सकूंगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस बढ़ गई है, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बेहतर हो गई है, ग्रोथ इंजन रिपेयर हो गया है। ये 2 साल ही हैं ये काम करने के लिए, तो आप तीसरे साल में आईएमएफ से निकल सकते हैं। वरना आपको पता है कि 19 अरब डॉलर अगले साल भी हमें किसी तरह से फाइनेंस करना है, रीप्रोफाइल करना है। जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है 19 अरब डॉलर की, जब आईएमएफ से निकल रहे होंगे तो उस साल के बाद तो 31 अरब डॉलर फाइनेंस करना है। अगर ये मुमकिन होना है तो ये प्लानिंग इस सब इन माशरे की, इस सब इकोनॉमी की, सोशल सेक्टर की, ये सब जो है वो होकर सामने आनी है।